Hi guys, hi everyone. I can already see a lot of comments. Guys, आप जैसे जैसे ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स में एक हाय डाल दीजिए और ये भी बताइए कि आप पहली बार हमारी इस आईपीओ इंटरव्यू सीरीज़ के वेबिनार को देख रहे हैं या फिर आप एक रेगुलर फॉलोअर है सीरीज़ के। आज का मेरा इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट्स विद मी। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर क्वाइट एक्साइटेड टू वॉच। Okay, hi Manish. Hi Gopi. Nice to see you guys. Okay guys, let's start. Hi everyone and welcome to 5 पैसाज YouTube चैनल। मैं हूं आंचल पाठक और आज के इंटरव्यू में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डिलीवरी की मैनेजमेंट टीम। डिलीवरी जैसा कि आप जानते हैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। इनके आईपीओ इशू डेट्स हैं 11th में एंड 13th में इज द क्लोजिंग डेट। ये एक 5,518 करोड़ का आईपीओ है। Joining me today are Mr. Sandeep Barasia, Executive Director and Chief Business Officer, Delhivery Limited, and Mr. Amit Agarwal, Chief Financial Officer, Delhivery Limited. Gentlemen, thank you so much for joining us today and welcome to the 5 Paisa YouTube channel. How are you doing? Mr. Barasia, I think you're still on mute. Hi, how are you? Thank you for inviting us today and a very, very warm welcome to all your audience. And thank you for all of them to take time to listen to us too. आप सबका स्वागत है। It's great to have the both of you on board. मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ ये है कि आपकी जर्नी कैसे रही है since you launched the company back in 2011. तब से आज तक and कल एक बहुत ही बड़ा एपिक मूवमेंट होने वाला है आपकी कंपनी के लिए, तो क्या फीलिंग्स हैं आपकी? कुछ एंटिसिपेशन है, एक्साइटमेंट है, प्लस हाउ डू यू फील कि आपने इतनी बड़ी जर्नी आज तक कंप्लीट की है और अभी और भी आपको देयर इज अ लॉट मोर टू गो टू। So आंचल, मैं शुरू करता हूँ, फिर अमित प्लीज जॉइन इन। इट इज अ बिग डे आंचल, कल काफी बड़ा दिन है, लेकिन एक कंपनी के लाइफ में एक तरह से एक दिन होता है। कंपनी तो हमें तो बिजनेस चलाना है कल के बाद भी उसी तरह जिस तरह हम आज चलाते हैं और कल चलाते थे। हमारा मेन फोकस तो वही है। 11 साल पहले, असल में एक तरह से देखा जाए तो हम शायद 1 साल लेट है। हमने सोचा था 10-11 साल पहले जब कंपनी फॉर्म हुई थी कि 10 साल बाद आईपीओ करें, तो एक तरह से देखा जाए तो शायद हम 1 साल लेट है। तो हम ये भी सोचते हैं, लेकिन आईपीओ बस एक मोमेंट है कंपनी का। मेन हमारे लिए तो उद्देश्य ये रहा है कि इस कंपनी को हम ग्रो करते हैं। 3 साल पहले हम 1600 करोड़ की कंपनी थी रेवेन्यू वाइज। इस साल केवल 9 महीनों में हमने 5,170 करोड़ रेवेन्यू किए हैं। तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है और हमें लगता है कि इतनी हेडरूम है इंडिया में कि मार्केट इतना बड़ा है लॉजिस्टिक्स का कि हम तो अभी कुछ भी नहीं है। हम ये 5,000 करोड़ पहुंच के भी हम खाली 0.5% शेयर ऑफ मार्केट। तो अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है और हमने बेस बनाया है आगे चलने के लिए। और ये खाली ये वो दिन है जब हम हमारी कहानी को सबके सामने रख सकते हैं। एक तरह से कंपनी के लिए मार्केटिंग इवेंट है। और हम एक और चीज़ के लिए बहुत ध्यान देते हैं, वो गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं। पब्लिक कंपनी होने से गवर्नेंस ऑटोमेटिकली काफ़ी अहमियत रखती है, एकदम सामने आ जाती है। तो ये वो दिन भी है जब अपने आप को पब्लिक के सामने लेके आ रहे हैं कि हम ऐसी कंपनी हैं, हम इस तरह चलाते हैं। और वो सबसे बड़ी खुशी की बात है, एक्साइटमेंट तो है। अमित, would you like to add anything? संदीप ने मोस्टली सब कुछ कवर कर लिया है। हमारा उद्देश्य बिजनेस चलाने का है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है कंपनी की जर्नी में। एंड वी बिल्ड दिस बिजनेस फॉर लास्ट 10-11 ईयर्स एंड हमें लगता है कि एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि बिजनेस अब समझा जा सकता है इन्वेस्टर्स से। ओके, हम बहुत अच्छे से समझते हैं बिजनेस पिछले 11 साल से रन करते हुए, तो वही स्टोरी हम मार्केट के सामने लेकर आ रहे हैं। एंड हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ये। अब तक हम प्राइवेटली हेल्ड कंपनी थे, बट बार हम पब्लिकली हेल्ड हो जाते हैं तो हमारे कस्टमर्स को हमारे बिजनेस के बारे में हर क्वार्टर अपडेट मिलेगी मार्केट से। एंड वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट हमारे कस्टमर्स को संतुष्टि रहनी चाहिए कि हम ये बिजनेस कैसे रन करते हैं। जी,
मिस्टर बरासी, जैसे आप कह रहे थे कि यू फील कि आपका 1 साल लेट हो गया है। सिमिलरली पिछले साल था स्टार्टअप आईपीओ फ्रेंजी का। सो आपको क्या लगता है कि डिड यू एक्चुअली मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी? इज दिस अ गुड टाइम टू लॉन्च एन आईपीओ? योर थॉट्स ऑन दैट? See, when I say a year late, I also mean in tongue in cheek. That was a goal we had when we started the company कि 10 साल में कंपनी को पब्लिक लेके जाना है। हम फाउंडर लेड कंपनी है, लेकिन हम प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। हम कंपनी ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो हम 10 साल में पब्लिक लेके जा सकते हैं। हमारे कंपनी में पिछले 5 साल से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और वो काफ़ी गवर्नेंस ड्राइव कर रहे हैं उसी पीरियड से। तो हम अपने आप को काफ़ी ट्रेन कर दिए हैं इंटरनली कि एक पब्लिक कंपनी की तरह कैसे ऑपरेट करना है। लेकिन हमने टाइमिंग के बारे में उतनी अहमियत से नहीं सोचा। पिछले साल का फ्रेंजी हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें अपना बिजनेस चलाना है और इस बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी हम उसको समझते हैं। हम मार्केट का टाइमिंग हम नहीं समझते। वो तो हम बैंक के पास गए कि आप एडवाइस करिए कि क्या टाइम पर हमें सही तरीके से कंपनी को ले जाना है। अब हमें जनवरी में अप्रूवल मिला था सेबी से, तो हम इसी साल जा सकते हैं। 12 महीने का टाइम था हमारे पास। अब हम कोई सही टाइम नहीं पिक किए हैं, लेकिन हमने ये सोचा है कि जब पब्लिक जाना है तो मार्केट टाइमिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब हमारी जो स्टोरी है हम पब्लिक के सामने रखेंगे और we'll go out in the public markets, because then we can refocus on the main activity of the company, which is to grow the business. Right. This is quite a going public it requires a lot of bandwidth, requires quite a bit of time and commitment, and it is a marketing event for the company. So I rather do a marketing event for the company at the beginning of the year than at the end of the year, because so many new customers जिनको हमारे बारे में नहीं पता है इस पब्लिक इशू के थ्रू हमारे बारे में जान सकते। और मैं उसका फायदा लेके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। तो हमने टाइमिंग के बारे में उतनी क्लोजनेस नहीं सोचा। फ्रेंजी क्या है नहीं है उसके बारे में हमने नहीं सोचा, कि वो हमारा उद्देश्य नहीं है। ये कंपनी फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है, कभी न कभी इसको पब्लिक जाना था। दिस टाइम इज एज गुड एज एवर। राइट। एंड कमिंग टू द आईपीओ इशू, साइज कट डाउन हुआ है फ्रॉम 7,000 odd crore to 5,000 odd crores. कैन यू टेल अस द रीजनिंग बिहाइंड द सेम? जी हाँ, वो रिड्यूस जरूर हुआ है। उसके बेसिकली 3 कारण हैं। सबसे पहले तो हमने अपने बैंक से एडवाइस लिया था कि क्या करना चाहिए नहीं चाहिए। तो उन्होंने एडवाइस किया था कि इशू साइज को इस तरह से सही करना चाहिए। बट मोर इम्पोर्टेंटली उसके 2 कंपोनेंट थे, एक प्राइमरी रेज और एक सेकेंडरी ओएफएस जो था। वो ओएफएस 50% रिड्यूस हो गया, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स बेचने वाले थे, शायद उन्होंने डिसाइड किया है कि कंपनी के में वो ज़्यादा देर तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो उन लोगों ने 50% अपना ओएफएस विड्रॉ कर लिया। तो मेन कारण तो काफ़ी श्रिंकेज उसके कारण आया। माइंड यू, इस ओएफएस में अमित, मैं, साहिल, हम कोई भी शेयर ऑफर नहीं कर रहे। हम फुल्ली इन्वेस्टेड है कंपनी में। हम अपने एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं इसमें। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे डीआरएचपी आपके ऑडियंस अगर देखे होंगे, उन्हें ये सब पता चल गया होगा कि दिसंबर 21 में, अभी जो पिछले दिसंबर जो गया उस क्वार्टर में, हमारे पास 2,900 करोड़ कैश ऑलरेडी था हमारे बैलेंस शीट। तो हमने समझा कि इस आईपीओ में 4,000 हम और रेज कर रहे हैं, ये काफ़ी कॉर्पस है हमारे सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नीड्स आगे मीट करने के लिए। तो इससे ज़्यादा कैश हमारे को जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको प्राइमरी पोर्शन को भी थोड़ा कम किया। राइट। मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कुल मिलाकर सिर्फ अपनी 4% इक्विटी कंपनी में बेच रहे हैं। ये मेजॉरिटी प्राइमरी इशुएंस है, और जो इस आईपीओ से धनराशि कंपनी को मिलेगी वो कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज होगी, ना कि इन्वेस्टर्स के पास जाएगी मेजॉरिटी राशि। टोटल 1,235 करोड़ इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, जो कि तकरीबन 4% है कंपनी के इक्विटी वैल्यू का एट द टॉप एंड ऑफ द प्राइस रेंज। जी। सो जैसे आपने मेंशन किया कि कंपनी को ग्रो करने में यूज होगा ये फंड्स, तो कैन यू टेल अस हाउ द प्रोसीड्स विल बी यूज्ड? 4,000 करोड़ के प्राइमरी इशुएंस में से 2,000 करोड़ यूज होगा कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइंस को ग्रो करने के लिए। इसमें हम मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में करेंगे। जैसा कि आपने हमारे आरएचपी में पढ़ा होगा कि हमने 25 से ज़्यादा ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर्स बनाए हैं,
हम 14 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करते हैं जो कि पूरा लीज्ड है। इट्स अ कम्प्लीटली एसेट लाइट मॉडल वेयर वी डोंट, जहाँ हम कोई लैंड बिल्डिंग नहीं ओन करते हैं, बट हम ऑटोमेशन लगाते हैं। तो ये ऑटोमेशन की तरफ जाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। 2000 करोड़ रुपए इन ग्रोइंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस। 1000 करोड़ रुपए हमने इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए सेट असाइड किया है, और बाकी की बची धनराशि तकरीबन 1000 करोड़ की जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है, जिसमें कि हम नए बिजनेस लाइंस में एक्सप्लोर करेंगे, हम अपनी सेल्स कैपेबिलिटीज एक्सपैंड करेंगे, कॉर्पोरेट टीम्स को एक्सपैंड करेंगे बिजनेस ग्रो करने के लिए। जी, और इंडस्ट्री आउटलुक के बारे में आप क्या मुझे कुछ बता सकते हैं? और एज कंपेयर टू योर पीयर्स, योर कंपटीशन, वेयर डज डिलीवरी स्टैंड? इसका थोड़ा आप हमें क्लैरिटी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग क्वेश्चन है, तो थैंक यू। हमारी इंडस्ट्री का काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप देखेंगे, लॉजिस्टिक्स एक नॉन डिस्क्रिशनरी सेक्टर है। इसका मतलब कि इकोनॉमी चाहे 5% ग्रो करे, चाहे 10% ग्रो करे, लॉजिस्टिक्स की जरूरत तो बनी रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर होगा, कोई भी चीज़ ट्रेड होगा, तो उससे स्टोर करना पड़ता है, उसे मूव करना पड़ता है। तो लॉजिस्टिक्स तो रहेगा ही रहेगा इकोनॉमी में। ये जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ, वो भी किसी ने कोई लेके आया मेरे घर पे, उसमें भी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, उसमें भी लॉजिस्टिक्स। आपके घर पे जो भी सामान है, somehow or the other लॉजिस्टिक्स उसके साथ कनेक्टेड है, एंड दैट्स हाउ कोर इट इज फॉर एन इकोनॉमी। अब बाकी दुनिया में आप देखेंगे, जैसे अमेरिका में देखेंगे, या फिर चाइना में देखेंगे, या यूरोप में देखेंगे, ये जो लार्ज इकोनॉमीज होती हैं, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कंपनी जो उभर के आती है वो बहुत बड़ी होती है। आज अमेरिका में फेडेक्स और यूपीएस है, एक 50-60 बिलियन डॉलर की कंपनी है, एक 100 बिलियन डॉलर की कंपनी। यूरोप में DHL है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है। चाइना में कई कंपनियां हैं लॉजिस्टिक्स की, बड़ी बड़ी, और सब पिछले 10-12 साल में निकली हैं। और ये सब कंपनियां 6, 7, 8, 10 बिलियन के साइज की कंपनियां हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सबसे फास्ट ग्रोइंग, सबसे लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी है, और हमने पिछले साल के 9 महीनों में 5000 करोड़ का रेवेन्यू किया। समझिए कि मार्केट 200 बिलियन डॉलर का मार्केट है, उसमें हमने 5000 करोड़ का रेवेन्यू किया था। हम 0.5% मार्केट। सो बाकी दुनिया में ये बहुत कंपनी कंसोलिडेट होती है और बहुत बड़ी होती है। उसका कारण है कि लॉजिस्टिक्स एक स्केल ड्रिवन बिजनेस है। इसमें स्केल अचीव करना बहुत जरूरी होता है, और जैसे स्केल अचीव होता है, इसमें जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो इम्प्रूव होती हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज आता है बिजनेस में, और तब जाके वो कंपनीज एफिशिएंट होती है। हमारे देश में ऐसा हुआ, और मार्केट बहुत फ्रैगमेंटेड रहा है, छोटी कंपनियां बहुत सारी। इसका कारण ये भी था कि GST के पहले किसी कंपनी के पास उद्देश्य नहीं था कि नेशनल कंपनी बनाए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स काफी रीजनल एक्टिविटी हो जाती है, और वो एक ही बिजनेस लाइन करते हैं ज्यादा करके, या तो वो पार्ट ट्रक लोड करेंगे, या फुल ट्रक लोड करेंगे, या वेयर हाउसिंग करेंगे। किस तरह मिल्क के सारा एक बिजनेस बनाया जाए, वो उन्हें नहीं आता। हमने वो टेक्नोलॉजी अपने आप लिखी है पूरी, वो हमारा प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। उसका जो नेटवर्क बनाया है वो हमने बनाया है। तो हम एक यूनिक कंपनी है जो हम लॉजिस्टिक्स के सारे बिजनेस लाइंस, 5 बिजनेस लाइंस मिलकर करते हैं एक ही नेटवर्क के अंदर। इससे हमें काफी एफिशिएंसी मिलती है, काफी यूनिक होता है, इससे हमारी क्वालिटी बहुत डिफरेंट होती है बाकी लोगों से। इसलिए पिछले 11 साल में हम जीरो कवरेज से पूरे देश भर में फैल गए हैं। पिछले 4 साल में 1600 करोड़ रेवेन्यू से लेकर हम आज 5170 करोड़ खाली 9 महीनों में आए हैं। अब साल भर का हिसाब लगा सकते हैं कितना होगा वो। तो 4x प्लस ग्रोथ इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। एंड बाकी कंपटीशन के पास, मैं कंपटीशन के बारे ऐसे नहीं बोलना चाहूंगा, I'm going to let your audience do their research on that। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे बाकी कंपनीज लिस्टेड जो है लॉजिस्टिक्स वगैरह में, आप देखेंगे हमारे ग्रोथ के सामने उनकी ग्रोथ बहुत डिफरेंट। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी जिस बिजनेस लाइन में हम काम करते हैं, बाकी लोग उस तरह नहीं काम करते, तो बहुत डिफरेंट है। पिछले 5-6 साल में हम कंपटीशन से काफी आगे निकल गए हैं। लेकिन ये रिसर्च आई विल लेट योर ऑडियंस डू इट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो अपना इंडिपेंडेंट व्यू फॉर्म करें। जी, आपने FedEx का नाम लिया था। इनफैक्ट यू हैव अ पार्टनरशिप विद FedEx, तो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द लॉजिक बिहाइंड द सेम? Sure. So FedEx is one of the largest express parcel companies in the world. सब जानते हैं उनका नाम। अभी FedEx के नए CEO बने हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन के, ग्लोबल CEO। So another special element for India in connection with FedEx.
फेडेक्स के साथ हमारी पार्टनरशिप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अभी इंडिया की ट्रेड इंटरनेशनली बढ़ी जा रही है और फेडेक्स के साथ पार्टनरशिप करने के बाद हमें नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप लेन्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल जाता है और उन्हें भी हमारे साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल जाता है, क्योंकि हम 17,500 पिन कोड कवर करते हैं, तो उन्हें सारे पिन कोड्स में एक्सेस मिल जाता है मार्केट का। तो हम मिल के चाहते हैं कि इंडिया का क्रॉस बॉर्डर एयर शिपिंग प्रमोट करें, पार्सल और फ्रेट दोनों क्रॉस बॉर्डर हम प्रमोट करें। तो वो मेन उद्देश्य है बिजनेस का। लेकिन उसके साथ साथ फेडेक्स ने डिलीवरी में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया और एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी बन चुके हैं। इससे हमें हमारे लिए इसलिए प्राउड मोमेंट है कि दुनिया की सबसे वन ऑफ लार्जेस्ट एक्सप्रेस पार्सल कंपनीज ने ये रिकग्नाइज किया कि डिलीवरी हमारे लिए साइड पार्टनर है। इंडिया में इतने बड़े इकोनॉमी में डिलीवरी हमारे लिए साइड पार्टनर है और हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इसमें। और साथ साथ में उनके जो ग्लोबल सीईओ हैं वो हमारे बोर्ड में भी ज्वाइन कर चुके हैं। वो अपने साथ बहुत एक्सपीरियंस लेके आते हैं और वो एक्सपीरियंस का हम फायदा ले सकते हैं जब हम इस 5,000 करोड़ से और आगे बढ़े। तो बहुत सारे फायदे हैं फेडेक्स के साथ पार्टनरशिप करके। हम टेक्नोलॉजी में भी पार्टनरशिप करेंगे क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी स्टैक काफ़ी यूनिक है, हमने खुद बनाई है। इसको कैसे दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में जहाँ फेडेक्स काम करता है हम उसे लेकर जाए, एक्सपोर्ट करें और हमारा इंडियन मेड इन इंडिया नो हाउ विदेश में भेजें, वो भी हम कोशिश करेंगे फेडेक्स के साथ पार्टनरशिप। Right. So along with logistics, are you also aiming to become a tech company? Because it's a fairly traditional business model, logistics. Well, you're right. It's very easy to understand because at the end of the day, that business has only 3 components: infrastructure, real estate, which is what real estate is, fleet, which is any kind of vehicle, whether it's a bike or a truck, and people. And a logistics company's objective is to try to get the maximum throughput, utilization, and productivity of these 3. And that's how you make the difference. And do it in a way you're orchestrating many things. बहुत सारे moving pieces हैं उसको हम मिला रहे हैं। हम क्या करते हैं कि उसको करने के लिए हम ऑटोमेशन इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोप्राइटरी। उससे हम बाकी लोगों से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो अब हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई है कि हम इसको एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं। और हमने डीआरएफ में भी लिखा है कि हमारे एक उद्देश्य है आगे चल के ग्रोथ वर्टिकल हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करें, जिससे कि एज यू राइटली सेड वी आर बोथ एन ऑपरेटिंग कंपनी इन इंडिया बट वी आर पोटेंशियली आल्सो अ टेक कंपनी व्हिच इज फोकस्ड ऑन लॉजिस्टिक्स टेक and that's what we're trying to do. So we've experimented with one market this year. We are hoping that we'll experiment with a few more markets this year, and as that concept gets proven out, then we will expand it out internationally. Our international growth model is through technology. Right. And beyond that, आपका सबसे major revenue stream कहाँ से आता है? अमित, हमारे 5 रेवेन्यू स्ट्रीम है। एक्सप्रेस पार्सल, जिसमें हम मेजॉरिटी बिजनेस हम ई कॉमर्स कंपनीज के लिए डिलीवरीज करते हैं पार्सल्स की। हम कुछ बैंक्स के लिए भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक्स एटसेट्रा डिलीवर करते हैं उस बिजनेस में। ये बिजनेस तकरीबन 57 to 60% ऑफ रेवेन्यू रखता है हमारे लिए टॉप लाइन में। देन हमारा सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस है एक्सप्रेस पीटीएल बिजनेस, जिसमें हम फ्रेट कंसाइनमेंट्स डिलीवर करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस डिलीवरीज होती हैं। ये बिजनेस तकरीबन 24-25% है हमारे टॉप लाइन का। ये डिलीवरी और स्पॉट ऑन दोनों का कंबाइंड डेटा मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 24-25% पुट टुगेदर का। फिर हम फुल ट्रक लोड सर्विस भी देते हैं, जिसमें फुल ट्रक ओरिजिन टू डेस्टिनेशन जाती है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हम सप्लाई चेन सर्विसेज देते हैं, जिसमें हम वेयर हाउसिंग और सारे टाइप के फुल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, भी एक्सप्रेस पार्सल, एक्सप्रेस पीटीएल, फुल ट्रक लोड इंटीग्रेटेड सोल्यूशन होता है कस्टमर्स के लिए। और 5वां है हमारा क्रॉस बॉर्डर, जिसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनेबल करते हैं। हम गुड्स नहीं खरीदते हैं, ये बस हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये 3 बाकी सर्विसेज मिला के बैलेंस 18% से 20% है टोटल हमारे बिजनेस का। मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि जब हम ई कॉमर्स पार्सल करते हैं तो हम सबके साथ काम करते हैं। हम तो चाहे कोई बहुत बड़ी कंपनी ई कॉमर्स में ग्रो करे या फिर कोई घर पे बैठकर शॉपिफाई, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में छोटे छोटे सामान बेचते हो, हम उसके साथ भी काम करते हैं। तो ई कॉमर्स में हम लिटरली हर एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और काम करते हैं।
जी, मेरे घर भी काफ़ी डिलीवरी के पैकेजेस आए हैं डेफिनेटली। सो एक मुझे क्वेश्चन ज़रूर पूछना था, यू कवर 17,500 पिन कोड, इंडिया का कोई ऐसा पार्ट है जो अभी भी डिलीवरी सर्विस नहीं कर पाया या पहुंचना चाहता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब इंडिया पोस्ट में आरटीआई करता है कोई, तो उन्हें पता चलेगा कि इंडिया में एक्टिव पिन कोड इंडिया पोस्ट के हिसाब से 19,200 है और हम जा रहे हैं 17,500। उसका मतलब कुछ पिन कोड्स अभी भी हैं जो हम कवर करेंगे और हम ऐड करते रहते हैं, हर महीने पिन कोड ऐड करते रहते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि 17,500 पिन कोड में जहाँ पर भी मेन कॉमर्स होता है इंडिया में, तो जहाँ पर भी मेन कंज्यूमर्स हैं, हम उसको कवर करते हैं और हम अपने सारे बिजनेस लाइंस से कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली एक ही बिजनेस लाइन से कवर करते हैं। और इंडिया के प्रीटी मच सारे मेन रोड्स पे हाईवे नेटवर्क जो है, हर दिन हर किलोमीटर पर डिलीवरी का ट्रक चलता होगा। और इस 17,500 पिन कोड में लद्दाख भी शामिल है, अंडमान निकोबार आइलैंड भी शामिल है, नॉर्थ ईस्ट के मोरलेस काफी हिस्से शामिल है और कच्छ भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि हम डिलीवरी नाम है हमारा, लेकिन हम नेशनल कंपनी है, इंडिया के लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सप्लाई चेन कंपनी। Thank you for everyone for joining us today, Mr. Agarwal and Mr. Barasia. Thank you for giving us your time, and congratulations and all the best for tomorrow. And we hope to hear some great news from you soon. Thank you so much. Thank you, Achal. Thank you for hosting us, and best wishes to all the viewers. Have a good day.